नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं ओंकार चौधरी जी और धीरेन्द्र पुंडीर जी। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ओंकार चौधरी शो को भी सब्सक्राइब करें और धीरेन्द्र पुंडीर जी की चैनल जो धीरेन्द्र पुंडीर के नाम से ही है उसको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो आरंभ करता हूं मैं ओंकार जी से। ओंकार जी, भगवा आतंकवाद के चैप्टर का पटाक्षेप हो गया अंततः। 2 केस में कांग्रेस ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव बम ब्लास्ट। मालेगांव टोटल बम केस 5 ब्लास्ट थे। टोटल जी, केस 5 थे जिसमें इन्होंने फंसाया था। मैं बता देता हूँ 5 केस जो थे वो थे मालेगांव 1 और 2, मक्का मस्जिद हैदराबाद और अजमेर और अजमेर दरगाह वाला था और एक था समझौता एक्सप्रेस। तो तीन में तो असीमानंद को फंसाया गया था जी, और एक में आपके ये आपकी इनको सभी में हिंदुओं को फंसाया गया था और जो असली जो गुनहगार थे उनको सबको भगा दिया गया था। समझौता एक्सप्रेस वाले में तो पकड़ा गया था बंदा, उसको भेज दिया गया पाकिस्तान की, जाओ तुम। जी और संजय जी, इसमें मालेगांव वाले मामले में भी पहले जो परंपरागत एक बम ब्लास्ट होते चले आ रहे थे, उसी लाइन पर जांच एजेंसी चल रही थी। लेकिन बाद में अचानक जो है इसमें हिंदू संगठन को, अभिनव भारत को, इन सब को जो है इन्वॉल्व किया गया, जोड़ा गया। फिर साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और उस संगठन से जुड़े हुए उनके कोषाध्यक्ष, उनके सदस्य, सबको इन लोगों ने उसमें पकड़ा। और पकड़ा ही नहीं, साध्वी प्रज्ञा के तो बहुत सारे इंटरव्यूज अब हैं। इसके अलावा भी बाकी का अगर छोड़ भी दें तो सुशील कुमार शिंदे तक के अब बयान उपलब्ध हैं कि किस तरीके से टॉप लेवल पर कांग्रेस में ये एक नैरेटिव बनाने के लिए कहा गया था, स्थापित करने के लिए कहा गया था कि इस चीज को आगे बढ़ाइए, यानी हिंदू आतंकवाद को आगे बढ़ाइए। अब 2008 का, 2007 का केस, उनको लेकर के ये सब क्यों किया गया? क्योंकि 2009 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा था और कांग्रेस की निगाह 2009 के लोकसभा चुनाव पर थी, एक नैरेटिव बनाने पर थी, एक षड्यंत्र रचने पर थी और मुस्लिम तुष्टीकरण पर थी, वोटों का ध्रुवीकरण करने पर थी। 2009 में वो बहुत हद तक कामयाब भी हो गई। उसकी जो सीटें 2004 में 145 थी, वो बढ़कर के 206 सीटें हो गई थी और फिर से कांग्रेस की सरकार बन भी गई थी। लेकिन जो फैसला आया है मालेगांव पर एनआईए कोर्ट का, उससे एक ये बात साबित हो गई है कि कांग्रेस किस तरीके से, जो आप पाकिस्तान प्रायोजित कह लीजिए या एक बड़े कैनवास पर जब हम देखते हैं, जो एक बहुत बड़ी साजिश है, गजवाए हिंद से लेकर के आप जितने आप उसमें जोड़ें वो कम, उन सब को अचीव करने के लिए और जो इनकी आसमानी किताब है उसका फलसफा आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह की वारदातें एक के बाद एक हिंदुस्तान के हर कोने में हो रही थी और कांग्रेस की सरकार उन्हें रोकने में विफल साबित हो रही थी, बल्कि रोक ही नहीं रही थी, कोई कार्रवाई करने का उसका मूड ही नहीं था, बल्कि चीजों को डाइवर्ट करने का, इस्लामिक आतंकवाद पर धूल मिट्टी डालने का, उसे ठंडे बस्ते में डालने का इनका ज्यादा मूड रहता था, इनके ज्यादा प्रयास रहते थे। वरना मुंबई हमले के बाद ये हाथ पर हाथ रख करके बैठे ना रहते। और जिस तरह की साजिश उसमें रची गई थी, कराची से 10 आतंकवादी चल रहे हैं,
वहां से ऑपरेट हो रहे हैं, उनके हाथों पर कलावा है, उनके नाम हिंदुओं के रखे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो कहना शुरू कर दिया था, अगर कसाब ना पकड़ा जाता, अगर ये स्टेब्लिश ना होता कि इसका वहां परिवार भी है, इसके माता पिता भी हैं और इसकी ट्रेनिंग भी हुई है और फिर इसको भेजा गया है, पकड़ा गया है, इसके साथी भी सारे पाकिस्तानी थे, तो कांग्रेस तो उस मामले में भी हिंदू टेरर से उसको जोड़ करके, भगवा टेरर से उसको जोड़ करके और अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही होती। लेकिन इससे जो बहुसंख्यक आबादी है, जिसकी सहनशीलता के चलते बंटवारे के बावजूद एक बड़ी आबादी यहां रह करके और अपने परिवार भी चला रही है और दूसरे काम भी कर रही है, केवल परिवार नहीं चला रही है, दूसरे काम भी कर रही है, आबादी बढ़ा करके अल्टीमेटली उनके दिमाग में जो वो मुगल काल घुसा हुआ है उसको फिर से प्राप्त करने की दिशा में ये लोग बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ी साजिश थी। एनआईए कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। मोटरसाइकिल को लेकर के जिस तरह की बातें की गई थी, बम बनाने की तकनीक कर्नल पुरोहित ने प्रोवाइड की, किसके यहाँ बम बनाया गया, सारी थियरी जो है इनकी ध्वस्त होकर के रह गई, कोई भी कड़ी जुड़ नहीं रही है। और उस समय ये भी चीजें सामने आई थी कि परमवीर के जरिए, जो उस समय शुरू में एटीएस के हाथ में इस केस की जांच दी गई थी, एनआईए को तो 2011 में जाकर के इसको सुपुर्द किया गया था, लेकिन उससे पहले एटीएस ने जिस तरह के अत्याचार किए, जिस तरह की का उत्पीड़न किया, मारपीट की साध्वी प्रज्ञा के साथ और दूसरे लोगों के साथ में, और उनसे कबूलवाने की कोशिश की, वो सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। क्योंकि जमानत मिलने के बाद फिर सब चीजें साध्वी प्रज्ञा ने भी और दूसरे लोगों ने भी उगल दी, बता दी पब्लिक के सामने, देश के सामने वो लेकर के आई थी। इन्हीं परमवीर के जरिए बाद में अर्णब गोस्वामी को भी गिरफ्तार कराया गया। इन्हीं परमवीर के जरिए मुंबई पुलिस कमिश्नर के रहते हुए इनके वो सारे कांड हुए थे, सचिन वाजे वाला, वसूली वाला, हिरेन पांड्या वाली जो है, वो हिरेन पांड्या नहीं, जो वो आपके व्यापारी थे जिनकी जिलेटिन की छड़े रख करके, जिनकी स्कॉर्पियो को वहां एंटीलिया के सामने रख करके मुकेश अंबानी और नीता अंबानी से 5,000 करोड़ की वसूली करने की कोशिश की गई थी। ये सचिन वाजे, हाँ, सचिन वाजे के जरिए। तो उसमें व्यापारी का नाम हिरेन था, जो जिसकी वो स्कॉर्पियो थी, उसकी भी डेड बॉडी मिली थी बाद में। तो ये सारे धत्कर्म जो हैं परमवीर के कार्यकाल में हुए। उन्हीं परमवीर से ये सारा जो नैरेटिव था, सारी थियरी थी, इसको स्टेब्लिश कराने की कोशिश हुई थी। और ना भूलें देशवासी भी, दर्शक भी, कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो केंद्र में सरकार मनमोहन सिंह की थी, सोनिया गांधी की थी और गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे। जी धीरेन जी, क्या कहेंगे आप इस भगवा आतंकवाद के बुलबुले के फूटने के बाद, फाइनली फूटने के बाद? वैसे तो इस भगवा आतंकवाद का भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने में बड़ा हाथ रहा था 2014 में। पब्लिक तो अपना फैसला पहले ही दे चुकी है। जी दरअसल 20 अप्रैल 2006 को पहली बार भगवा आतंकवाद को आप होम मिनिस्ट्री में सुनते हैं, क्योंकि नांदेड़ में जो एक विस्फोट हुआ था जिसमें इन लोगों ने एक पकड़ा था दुकान के बराबर में, बजरंग दल में, उसमें इन्होंने पहली बार कोशिश की थी आधिकारिक तौर पर, मतलब नांदेड़ के समीर कुलकर्णी नाम की शख्स पे अपनी वर्कशॉप में विस्फोटक रखने का आरोप लगाया और बजरंग दल के उसके साथ था कि साहब ये जो है। उसके बाद ये फिर शुरू हो गए, जबकि जो पहला ब्लास्ट के लिए जो शक आया था वो अहले हदीस पर आया था, बाकायदा जांच की एजेंसी ने। फिर जब एटीएस को दे दिया गया तो एटीएस ने ये कहानी खोजनी शुरू कर दी
कि साहब इसमें जो है हिंदू आतंकी हैं, और पहले मोटरसाइकिल के सहारे पहुंच गए, जिस मोटरसाइकिल को अब उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कोर्ट ने कि साहब इस मोटरसाइकिल का वो स्टेब्लिश ही नहीं कर पाए कि वो घटना से पहले भी उसके पोजेशन में थी या कभी उसकी थी, ये उन्होंने पहले कहा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 2009 के चुनाव के लिए, 2009 के चुनाव के लिए आपके पास बताने के लिए जनता को कुछ नहीं था, क्योंकि आप लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे थे। मैं लाइन से उन हमलों को बता सकता हूं कि कितने एक्सप्रेस कांड सारे होने शुरू हुए थे, और उसके बाद इनके पास कुछ था नहीं बताने के लिए, तो इन्होंने एक नई थ्योरी गढ़ी। क्योंकि ये जो सबसे पहले जो थ्योरी ये आई थी कि जो समझौता ब्लास्ट है, मालेगांव के धमाके के बाद समझौता ब्लास्ट है, समझौताबाद के बाद मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद के बाद फिर लुम्बिनी पार्क हैदराबाद है, फिर अजमेर शरीफ है, फिर जौनपुर फैजाबाद वाराणसी है, उसके बाद सीआरपीएफ कैंप रामपुर है, उसके बाद मोदासा है, उसके बाद दिल्ली के सीरियल बम धमाके हैं। अब उसके बाद अब अगर ये यानी 2008 के बाद जो दूसरी जगह हमलों की जिम्मेदारी थी वो एटीएस को दे दी गई थी। ये समझौता मालेगांव से पहले हुआ था, ये फरवरी 2007 में हुआ था। नहीं, मालेगांव में 2 ब्लास्ट हुए दरअसल, एक पहले भी हुआ 6 में। मालेगांव 1 है 2006 का, मालेगांव 2 है 2008 का। इसीलिए मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं। तो वो जो है उन ब्लास्ट के बाद जब ये एटीएस के बाद जांच आई, तो ये एटीएस ने आनन फानन में उसने उठाना शुरू कर दिया। हेमंत करकरे उसके पास था, जो मालेगांव की जांच कर रहे थे इससे पहले पुलिस वाले, उसके ठीक उलट दी कहानी। क्योंकि उससे पहले केसेस में अहले हदीस का बाकायदा जिक्र आ रहा था, सिमी के लोगों का जिक्र किया गया, ये किया गया, और उन्होंने ये मतलब 6 महीने से ज्यादा लगा था किसको गिरफ्तार करने में। वो जो मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट थे, इसको गिरफ्तार करने में कितना लगा, मुश्किल से 5 दिन। उनको उठाया, उसके बाद अक्टूबर में जाके उनको ब्लास्ट में सितंबर अक्टूबर में इन्होंने उठा लिया, उसके बाद उसको, और उसके तुरंत बाद ये 31 दिन बाद 35 दिन के अंदर ये पहुंच गए श्रीकांत, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के पास। जबकि इस दौरान इनको अप्रूवल भी लेने पड़े होंगे, भाई अधिकारियों से अप्रूवल लिए होंगे, कुछ सारी चीजें हुई और फिर केस भी तैयार किया होगा। यानी वो पूरा केस पहले से तैयार किया हुआ था। इन लोगों को मालूम था ये ट्रम्प कॉइन करनी है, क्योंकि जो अटैक हुआ था नागपुर के संघ मुख्यालय पे जो अटैक हुआ था, उससे पहले जो पकड़ी गई थी खेप, जिसमें जैबुद्दीन अंसारी जो बाद में अबू जुंडाल बन के कराची के उससे वो दे रहा था, लोगों को बता रहा था सारा जो आतंकियों को कि कहाँ निकलना, कौन सी गली क्या है, वो सब के बाद इनके लिए 2009 के इलेक्शन में जाना था। 2009 के इलेक्शन से पहले एक ऐसी थ्योरी गढ़ देनी थी जिससे कि सब धर्म में आतंकवाद किसी एक धर्म का नहीं होता है, आतंकवाद सब में शामिल होता है। और दिग्विजय सिंह इस पूरी योजना के बहुत बड़े रणनीतिकार थे, क्योंकि आपको याद होगा अजीज बर्नी की किताब जो पूरा मतलब इवन दो अंतुले ने शायद उस समय वो थे, वो ये भी कहा कि ये अंदर के आतंकवादियों का काम है। एक के बाद एक ये पूरी तरह सोची हुई थ्योरी थी, क्योंकि उसका नुकसान बस ये हो जाता कि साहब जहर को जहर ने काट दिया, लिहाजा सारी कहानी खत्म हो गई। और जो 2005 से जो लगातार एक पूरी टायरेड चल रही थी आतंकवादियों की, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद लाइन से जो अटैक धड़ हो रहे थे, उन सब के लिए आपको एक कवर मिल जाता। और साथ में सबसे बड़ी बात यह थी कि आज जो योगी आदित्यनाथ बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं कि लोग उनपे अगली लीडरशिप देश की संभालने की बात तक सोचते हैं, उनको इस केस में फंसाने की पूरी कोशिश की गई। इंद्रेश कुमार को फंसाने की कोशिश की, असीमानंद समझौता ब्लास्ट में ही उसके साथ में जो है। और अगर हम ये देखें कि किस तरह से गवाह, जिसको फिर बाद में इन्होंने कहा हॉस्टाइल हो गया, उन सबको देखें, वरना तो श्रीकांत पुरोहित तक ने खुद लिखा है कि किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया ताकि वो योगी आदित्यनाथ सहित कई लोगों का नाम ले। तो ये पूरा का पूरा जो केस है वो ये बताता है कि कैसे एक जांच एजेंसी जो है इस बात पे तुल गई थी कि उसको सरकार के मुताबिक भगवा आतंकवाद पैदा कर देना है। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। आज मैं जब पढ़ रहा था सुबह संजय जी, क्योंकि मैंने कल इसी पे एक बड़ा डिटेल्ड वीडियो तैयार किया था कि ये आज जो फैसला आने जा रहा वो इंडियन राजनीति की बहुत सारे शब्दों की रूपरेखा बनाएगा। तो मैं जब उसमें आज सुबह पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था, गीता का एक श्लोक लिखा हुआ था जिसमें भगवान वासुदेव 9th चैप्टर का था, जिसमें वो कहते हैं कि जो भी जहां भी जिस भी योनि में है वो सब मेरी कृति है,
और मैं सबके लिए सब में हूं। तो मैंने सोचा यार आप उस धर्म को जो है क्रिएट कर रहे हो, भगवा आतंकवाद, जिसके किसी टेक्स्ट में। मैं तो एक बात और आपको इससे ज्यादा जाके कहता हूं संजय जी, मान लीजिए, सपोज कीजिए ये फैसला रिवर्ट हो जाता है, ये मान ले कहीं कोर्ट में अपर जाके कुछ और होता है, आप मुझे बताइए इसको आप इस्लामिक टेरर से कैसे काउंट करते हैं? उनमें से किसने जय वासुदेव, जय भगवान, जय करके किया, या उन्होंने किस कोर्ट को, किस लाइन को कोट किया? धार्मिक आतंकवाद सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि सिर्फ वो उसके धर्म से है। धार्मिक आतंकवाद के पीछे इसलिए जोड़ा जाता है धर्म कि उनके पास वो टेक्स्ट मौजूद है, उनके पास वो धार्मिक लाइन मौजूद है जो उनके इस कृत्य को वैलिड ठहराती है। मैं आपको इससे ज्यादा मैं बताता हूं कि मैंने, चूंकि मेरे लिए तो ये जब मैं इन्वेस्टिगेशंस कर ही रहा था और टेररिज्म को पूरा कंप्लीट कवर कर रहा था, तो मुझे तो इनके एक एक IR भी याद थी कि किस हम लोग इंटेरोगेशन रिपोर्ट और वो सब चीजें जो प्लांट की जाती थी, सब चीजें हमारे पास होती थी और हम लोग चलाते थे उस तरह से, क्योंकि आपको क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए भी तो कोई एक रेशनल आइडिया होना चाहिए, वो तो प्लांट की जा रही थी। मैं उस समय ये देख रहा था लगातार एक के बाद एक फैसलों के बाद कि साहब, जब बाकी सब की खबरें निकालने में तो बहुत टाइम लगता था और इनके लिए साथ के साथ खबर आ जाती थी कि इधर हुआ नहीं कि आपके हाथ में तुरंत आ गया कि साहब ये हो गया और इस पर हमारी जांच यहां बढ़ गई। ये लगातार जाता हुआ केस था, इसमें एक पैरेलल इंक्वायरी थी। ये देश का दुर्भाग्य है, जैसे आज भी मुझे राम मंदिर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में अधूरापन दिखता है कि उसने उन 52 इतिहासकारों के खिलाफ कोई परजरी या दूसरी चीजें नहीं चलाने दी, ना उसने कोई इंस्ट्रक्शन दिया और ना ही इस देश की सरकार ने किया। उसी तरह से अजीज बर्नी नाम का पत्रकार जो अब नहीं रहा, उसने जो किताब लिखी थी अंतुले, जिसने ये बयान दिया था, इसके साथ साथ ये महान जो पुरोधा अर्जुन सिंह के चरणों में बैठ के अपनी राजनीति समझने वाला दिग्विजय सिंह, इसके खिलाफ भी ये इस देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि ये सीधे तौर पर अगर आप ये कह रहे थे कि इसमें संघ की साजिश है या वो है, तो आप आतंकियों को बचा रहे थे, क्योंकि सिर्फ उसकी तरफ जांच को डिरेल करना काम नहीं होता। आप जांच को सिर्फ डिरेल नहीं कर रहे थे, इस देश को और आतंकी हमलों में धकेल रहे थे। तो ये पूरी सोची समझी साजिश थी, इस पे बहुत बार हुआ और कोई भी केस स्टेब्लिश नहीं कर पाए। देखिए, जब आप इंटेलिजेंस में, मैं आपको इसको एक पर्सनल मतलब प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद ये बहुत ही कम मालूम होता। जब हम इन्वेस्टिगेशंस करते थे रिपोर्टिंग में, तो ये हमेशा चार्ज रहता था कि अगर आप पकड़े गए तो 1 ही मिनट लगेगा सबको ये कहने में कि ये तो ये कर रहा था। जैसे हम लोग एक कार चोरों का जो देश के एक बड़े राज्य के बड़े लोगों तक जाती थी, उसमें मतलब आप समझ लीजिए टॉप होते होंगे उस स्टेट के, उसको जाती थी वो लोग करी। तो चोरी की कारें खरीदनी पड़ती हैं, उनको लेके जाके बेचना होता है। अगर उन चोरी की कारों को आप मेरे पोजेशन में ले लेते तो मैं तो पकड़ा गया था। हिंदुस्तान के किस लॉ में आप मुझे कहते कि नहीं साहब ये तो स्टिंग कर रहे थे? ये तो बहुत बाद में स्टैब्लिश हुआ। जो BMW केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लाइन आई थी कि नहीं, जो पब्लिक इंटरेस्ट में है वो क्लियर है। अब वो पब्लिक इंटरेस्ट कोई मान सकता है, कोई कह सकता है इसका अपना इंटरेस्ट होगा, चैनल का इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट कैसे माना जाएगा? तो उसी तरह श्रीकांत पुरोहित ने ये अपनी बात क्लियर की कि साहब मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी था, मेरा काम यही था, मैं पूरा एक ग्रुप को देख रहा था कि कहीं कोई वो तो नहीं, मैं उसमें शामिल था, जो बातचीत हो रही वो सब, और वो मैंने सब अपने अधिकारियों को एक एक करके ब्रीफ किए। लेकिन जैसे ही वो फंसा तो सब छोड़ के खड़े हो गए, क्योंकि सरकार एकदम इस तरह थी। दूसरा एक और बड़ी चीज है जो अंतर आपको दिखाई देगा संजय जी, कि कभी भी आप प्रज्ञा ठाकुर के लिए आपने अपने आसपास किसी संस्था का चंदा होते हुए इकट्ठा देखा है क्या? या आप इतने सारे सम्मेलनों में गए होंगे सब जगह, कहीं आपने उसकी चर्चा करते हुए देखा क्या? अरे उसके मोहल्ले के लोग उसको नहीं पकड़ रहे थे भाई। यहाँ जमात इस्लामी, जमातुद्दौला, पता नहीं कौन कौन लोग तो मुकदमों की पैरवी करने आते। तो ये अंतर है। ये एक चूंकि वो साजिश थी और उसका फायदा मिला। मैं फिर कह रहा हूं, लोग इस पे नहीं जा रहे। 2009 के चुनाव में वापसी अगर हुई है तो आपने ये क्रिया की है। उस समय इतने बड़े इस देश में आप सोचिए, एक के बाद एक हमले,
चूंकि हम लोगों के पास इंट में आता था, जो हम लोगों के यहाँ चैनल की वेबसाइट वो होती है, जो इन्फो होती है वो, तब अब तो पता नहीं मुझे क्या होता होगा, लेकिन तब हम लोग SIT का ही वो होता था उसमें, कि जैसे ही आए तो वो मैसेज हम लोगों को भेज दिया जाता था, ताकि हम इंटेलिजेंस एजेंसी से उसको शेयर करते थे, जिन भी अधिकारियों के साथ हम लोगों के रिश्ते रहते थे। तो आप ये सोचिए, ये जो जितने भी आए थे जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद, मतलब अलग अलग इनके सबके वेबसाइट पे बाकायदा पहले मेल आते थे हम लोगों की वेबसाइट्स पे, तब हम लोग उनको आगे बढ़ाते थे। इसमें तो किसी का पता नहीं, वो अपने काम नहीं बताना चाह रहे, वो कह रहे कि साहब एक हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। अरे हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए भाई कोई परिभाषा होगी, कोई चीज होगी, कोई तो तय हुआ होगा, किसको हिंदू राष्ट्र कहोगे। बस उन लोगों ने पकड़ा और आप देखिए आज अदालत में मुंह के बल गिर गया। लेकिन आप उसकी अगर आप देखते हैं प्रज्ञा ठाकुर की हालत देखिए आप, जो उसने बताया, जिस तरह के बयान दिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2008 को जब वो अटैक हुआ, मुंबई वाला हमला हुआ, और जब उसमें सालस्कर और ये मारे गए, क्या नाम, हेमंत करकरे आतंकवादी, उसने जो गोलियों से मार दिया, उसके बाद ये सबसे बड़ी थ्योरी चलाई गई थी कि ये दक्षिणपंथी आतंकवादियों ने मुंह बंद करने के लिए किया। वो थ्योरी है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि वो आज तक उस पर यकीन करने वाले लोग बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मतलब इस पर बहस हुई थी, मतलब मैं आपको इस पे एक छोटा सा सुप्रीम वो उसमें जो संसद की बहस है, अगर आप कहें तो मैं छोटी सी लाइन पढ़ सकता हूं, जो इस पर बहस हुई थी हमले के बाद। संजय जी, अगर आपकी अनुमति। तो ये तो हुआ, और ये खास बात यह है कि संसद में जो बहस हुई 3 दिन की, उसके तुरंत बाद ये फैसला आया। और संसद में वैसे भी जो भी बातचीत हुई ओंकार जी, उसमें तो वैसे ही इनकी जो है वो हड्डी पसली जो है वो एक तरह से कर दी थी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भाजपा ने। और अब ये एक और आ गया। तो साहब वो जो संसद वाला था वो भी तो, उसकी भी तो बात कर ली जाए। जी ओंकार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज आई नहीं रही। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ओके ओके, हाँ अब आई। माफी चाहूंगा। ये मुझे तो एक्चुअल में वो इनके सलाहकारों के नाम चाहिए जो इनको सलाह देते हैं आजकल, राहुल गांधी को, कि आप बता देता क्या हूँ ना, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, और कौन सा है वो एक, वो केरला वाला, क्या नाम उसका, वेणुगोपाल, वेणुगोपाल, संदीप सिंह, संदीप ये सिंह। 4 नाम पर्याप्त है। हाँ नहीं, 2 और जोड़ सकते हैं, प्रताप इमरान प्रतापगढ़ी, और हाँ। एक इमरान मसूद, है नहीं, 2 नाम और जोड़ सकते हैं जो आजकल साए की तरह चिपक करके चलते हैं इनके साथ। तो ये कौन है जो इनको बुद्धि दे रहा है? और हर बार हम ये देखते हैं कि ये मोदी सरकार को छेड़ते हैं, उनको मजबूर करते हैं, और फिर जो इनकी पुश्तें हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक, यहाँ तक के PV नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह के समय जितने धत्कर्म हुए हैं, उन उन सबको उठा करके देश के सामने पेश कर देते हैं। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, और अब तो मैंने कल राज्यसभा में जिस तरीके से S जयशंकर को बोलते हुए देखा है, और जिस व्यंग में और जिस कॉन्फिडेंस के साथ में इनकी धुलाई की है उन्होंने खड़े होकर के, मतलब उनको प्रैक्टिस का मौका ये लोग दे देते हैं, और इनके जितने कच्चे चिट्ठे हैं, जितने पाप हैं, जितने धत कर्म हैं, देश विरोधी जितने इन्होंने फैसले किए हुए हैं, वो सारे बार बार देश के सामने ये रखने के लिए सरकार को मजबूर कर देते हैं। और
इस बार भी हमने यही देखा है, चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका हो, चाहे पीर पंजाल का वो पूरा इलाका हो, या 65 की लड़ाई के बाद जो 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो जीती हुई थी वो वापस करने की बात हो, 93,000 सैनिकों को बिना शर्त, बिना अपने सैनिक वापस लिए, बिना पीओके पे बात किए हुए वापस किए गए। चाइना को 62 के युद्ध के बाद भी और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा भी जो जमीनें दी गई, तिब्बत के मसले को फिर से उजागर करवा दिया इन्होंने। यूएनएससी की सीट किसकी वजह से भारत को नहीं मिली थी वो भी देश के सामने फिर से उजागर करवा दिया। तो ऐसा लगता है कि इनको एक अजीब सा शौक चढ़ाया है कि जितने इनके पूर्वज रहे हैं और उनके समय में जितनी गलतियां हुई हैं, जितना भारत विरोधी एक तरीके से मैं कहूंगा उनकी नीतियों के चलते या कर्मों के चलते भारत को खामियाजा भुगतना पड़ा है। और आज की मोस्टली जो समस्याएं हैं वो चाहे जम्मू कश्मीर की हैं, चाहे चीन के दुस्साहस की है, या बेरोजगारी की है, या महंगाई की है, जितना भी अगर ये दलितों की बात करते हैं, ओबीसी अति पिछड़ों की बात करते हैं, उनके साथ अनजस्टिस हुआ है तो वो किसकी देन है, वो किन की वजह से हुआ है, ये सारा कुछ तो कच्चे चिट्ठे ये खुलवा देते हैं बार बार। और यस, मालेगांव में फैसला ऐसे समय आया है, एक बार फिर ये बेनकाब हुए हैं और वही सब तो हम बैठ करके यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने ये इतना बड़ा पाप किया है और वो पाप का घड़ा आज फूटा है कि इन्होंने निर्दोष लोगों को, जिनका कोई लेना एक ना देना दो थे इस पूरे केस में, उनको आपने गिरफ्तार किया, उनको प्रताड़ित किया, उनको बरसों तक जेल में ठूस में रहने के लिए मजबूर कर दिया। और अब चीजें सामने आ रही हैं कि एक नैरेटिव स्थापित करने के लिए इन्होंने ये सब हरकतें की थी। तो ये एक्चुअल में एक तो पॉलिटिक्स जानते नहीं हैं, दूसरे गलत सलाहकारों से घिरे हुए हैं, तीसरे सामने ऐसा सुलझा हुआ नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी एक ऐसी सॉलिड टीम है जो बहुत तैयारी के साथ आती है और इनकी ऐसी पिटाई करती है पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, ये संभल नहीं पा रहे हैं। तो ये किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं। जी जी धीरेन्द्र जी, संसद की चर्चा के बारे में कुछ बताएं। दरअसल संसद की चर्चा मैं इसलिए कह रहा था आपको, मैं राज्यसभा की एक छोटी सी 19 जनवरी 2008 की लाइन से शुरू कर दूंगा, फिर आपको यहाँ आऊंगा, क्योंकि आप कहेंगे मैं इतिहास के पन्नों में इसलिए जाता हूं क्योंकि वो जो मुझे आज दिखता है वो इतिहास में जरूर दिखता है। ये साहब इन्होंने कहा था कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो उस समय अंतुले साहब थे, उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये वो बता रहे थे कि इस हमले को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नहीं बल्कि देश के लोगों ने अंजाम दिया। महाराष्ट्र एटीएस के चीफ हेमंत करकरे को आतंकियों ने नहीं किसी और ने मारा। ये जो है 21 दिन बाद दिया गया था, 21 दिन बाद। अब आप कल मैं देख रहा था बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आपसे शायद हम लोगों ने चर्चा भी की थी उस दिन, तो मैं यही कह रहा था कि ये कांग्रेस को ये सलाह किसने दी थी कि स्पेशल सेशन बुलाओ। आपके कबर्ड में इतने स्केलेटन हैं कि आप जब भी कोई दूसरे की कमीज निकालने की कोशिश करोगे वो एक के बाद एक बाहर निकल के गिरेंगे। कल एक नई बात, मतलब मैं एस जयशंकर को अब तक के सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री के तौर पर मानता था, लेकिन उनकी भाषाई सीमा मुझे दिखती थी कि ठीक है वो एक बेहतर, लेकिन कल जिस तरह से वो पलट के आए लोकसभा से, अगले दिन तक उन्होंने महज 24 घंटे में ये समझ लिया कि राहुल गांधी जहां अटैक करना चाह रहे हैं वो अटैक जानते हैं। वो इसलिए समझ रहे थे क्योंकि उनको मालूम है ये देश जो है, देश का कोई भी मंत्री उन रहस्यों को कभी बाहर नहीं निकाल सकता जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है किसी भी कंट्री की। और राहुल गांधी ये जानते हुए प्रहार कर रहे हैं। इनके पास और बहस करने के लिए कुछ नहीं था। इनके पास मालूम था कि भारत इस समय स्ट्रेस पे है, ट्रंप का जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है,
तो ये जानते थे कि ट्रंप जो है पर्सनली एग्रेसिव होता है, पर्सनली खुश, पर्सनली परेशान, और पूरी दुनिया है, कोई हिंदुस्तान नहीं है। भले ही कोई कुछ भी कहे, मैं ये मानता हूँ वो इस समय किसी भी दुनिया के किसी भी देश को परेशान करने की कैफियत रखता है। अब आप ये देखिए, वो ये चाह रहे थे पर्सनली कि बार बार बोले, ये कायर है, ये बोलेगा नहीं, जबकि देश इस समय इतनी गंभीर चीज पर है। उसी तरह से वो बार बार पूछ रहे थे कि साहब नुकसान बताओ, नुकसान बताओ। ये दोनों के अलावा मुझे आप ये बताइए, आपने इस पूरी चर्चा को 32 से 40 घंटे देखा होगा दोनों सदनों में मिला के, कोई एक विपक्ष का कोई एक शख्स मुझे बता दे कि वो इसको क्यों करना चाह रहे थे। भाई आपको उठते ही सबसे पहले देश के सुरक्षा बलों की तारीफ करनी थी, आपको देश की मिलिट्री की तारीफ करनी थी, आप उसमें 1 इंच नहीं जा सकते। और जब आप इनकी तारीफ करते हैं तब साथ के साथ आप सरकार की तारीफ करते हैं, क्योंकि सरकार तय करती है डेमोक्रेसी में, सेना का जनरल तय नहीं करता। आप जो फैसले की बुनियाद कहते हैं वो हर रोज ब्रीफ करता है। सेम मानेकशॉ को हम जो भले ही कहते हैं कुछ भी, वो उस समय डिफेंस में फैसले जो भी ले रहे थे वो बताए जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों इन्होंने किया। और जिस तरह से 24 घंटे बाद एस जयशंकर लौटे, उन्होंने इतिहास की किताब से लेके चीन का ज्ञान तक, और बल्कि पहली बार मैं उनके मुंह से इस तरह का नाम सुन रहा जो अब उनके साथ चिपक गया है, चाइना गुरु। ट्यूशन लेने के लिए घर बुलाया, दूतावास। मतलब मैं तो हैरान था, मैं उनको 24 घंटे में एस जय इसी बात को आगे बढ़ाएं जरा, तब तक आते हैं वो वापस। मुझे लगता है उनका कनेक्शन कट गया। जी जी, कुछ लाइट की प्रॉब्लम हुई है, बाकी तो हाँ। तो एस जयशंकर साहब का जो कल का भाषण था वो चाइना गुरु। मतलब हाँ, चाइना गुरु का, और सारे कच्चे चिट्ठे खोल करके रख दिए। मतलब उन्होंने कहा कि आज ये कह रहे हैं कि साहब चाइना और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं और मैं इस खतरे से आपको अवगत करा रहा हूं। उन्होंने यहीं से व्यंग करना शुरू किया राहुल गांधी पे कि मतलब ये क्या समझ रहे हैं कि जो ये बता रहे हैं हाँ, आ गए वापस। सर जी, मैं बहुत दिनों बाद इतना खुश हुआ किसी विदेश मंत्री को इतने शानदार शब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखते हुए कि क्या भाई सक्षम। और एक एक चीज बहुत, देखिए एक ब्यूरोक्रेट्स आप रहे हैं इसलिए आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप चूंकि कम शब्दों में आपको पूरी फाइल बनानी है, आपको उसमें कोई किताब नहीं लिखनी है। इतने शार्पन थे उनके अटैक एक एक चीज। और उन्होंने जो चीज कही वो तो मुझे इसलिए याद है, उन्होंने एक थ्रेट दिया है सीधे तौर पे। उन्होंने कहा कि कोई और भी था, मैं बताना नहीं चाहता। याद है उन्होंने उसमें कहा कि जो ओलंपिक वाले में, तो उन्होंने इशारा किया कि भुट्टो परिवार की लोगों तरफ के इशारा था। जो तुम लोगों की कहानियां हैं वो सारी मालूम है। 2000, चूंकि वो तो वहां थे, वो कह रहे वो तो कह रहे थे कि मैं उस रूम में था। हाँ, आप ये सोचिए कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी को कि वो आखिर चाहते क्या है, वो इस पूरी बहस से हासिल क्या करना चाह रहे थे। कुछ बहस मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे जया बच्चन। अरे जया बच्चन के पति ने पोस्ट कर दिया कि भारत अब दबता नहीं दबाता है, और उधर वो कुछ और उठा रही हैं, अपने पति की पोस्ट नहीं पढ़ पा रही। वो तो पति के साथ ही नहीं रह पाती, अपनी बहू को साथ में नहीं रख पाई, और उसके बाद जो है वो नहीं, वहां सदन में ही उन्होंने बता दिया, उन्होंने सदन में बता दिया। और प्रियंका उनको बेचारी समझा रही थी, उसी को कह रही कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। संजय सिंह को कहने लगी तुम उसको नहीं कह सकते। अरे भाई, मैंने सोचा कि ये महिला जो है अमिताभ बच्चन, मतलब अमिताभ बच्चन की जिंदगी की सबसे बेहतरीन एक्टिंग तो इसको खुश करने में होती होगी। माफ करना बहुत अगर मेरे शब्द उस तरह के हों, क्योंकि मैं इरिटेट था कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहे। भाई देश की संसद है, पैसा लगता है, आप वहां कुछ करने आए और रिकॉर्ड में रहता है। वो कोई ऐसा थोड़ी नौसेखियों का मंच है, आप जो भी बनाएगा आप बोल देंगे। आप देखिए विपक्ष की एक भी, अब मनोज झा, मैं मनोज झा को देख रहा था, वो मतलब मुझे लगता है कि वो अपने आप को सीधे सुकरात की परंपरा के ही मानते हैं, बीच में किसी को रखते ही नहीं है। वो कि मैंने लेख भी लिखे हैं, वो कल बता रहे थे सर इस दौरान मैंने लेख भी लिखे। मैं समझ नहीं पाया वो कहना क्या चाह रहे। कह रहे माफी मांगो, सबको माफी मांगो। अरे मांग लो यार, इसको इसमें क्या है, आप लिख के भेज दीजिए, बाकी शर्म से लिख देंगे।
मतलब आप संसद का मजाक बना रहे थे। विपक्षियों को मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसियों को चीन पर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो लेटर है 1950 का 27 नवंबर का, ये उनको बोलने नहीं देता है। देश के उप प्रधानमंत्री का वो कहता है कि अटैक होगा, वो चीन को लेकर लगातार लिखते हैं। और आप कह रहे हो कि साहब आप भी चीन पे बात करोगे, चीन से डर रहे हो। अरे चीन से आप डरते रहे बॉस। देश के सर्वाधिक चूंकि मैंने जो बात की थी, इसीलिए मैं हमेशा मैंने वीडियो भी बनाया था जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी दूसरे नंबर पर आए थे, कि हालांकि कल मैं शेखर गुप्ता परसों देख रहा था, वो इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ रहा था। मैंने कहा नहीं, सिर्फ नेहरू से ही जोड़ो। बल्कि मुझे तो लग रहा था नेहरू कल सदन में बैठे थे परसों और बार बार कांग्रेसियों के कान में कह रहे थे मत बोलो चीन मत बोलो, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे, उन्हीं का नाती नहीं सुन रहा था। मतलब भाई आप ये सोचो कि जितनी बदनामी और जितने इसने जो है गड़े मुर्दे नेहरू के और इंदिरा के खड़वा दिए, और बेचारी इंदिरा तो फिर भी जो है वो लोग मानते थे देर सवेर। वो कल लेटर आ गया, परसों लेटर डिक्सन वाला लेटर आ गया, उसमें तो आपने जो किया, जो हम लोगों की नजर में था, वो पूरा ही एकदम गायब कर दिया। अब क्या मतलब दादी भी कह रही होगी कि यार कैसा ये करम जला जो है मेरा पोता निकला कि इसने मेरी एक अच्छी एक खासी बनी बनाई प्रतिष्ठा को धूल में मिलवा दिया। वो एक गांव में कहावत होती है निखद, कि निखद निखद पूत है निखद। तो ये वही है, ये अपने पूर्वजों के लत्ते कपड़े उतरवा देता है हर छठे महीने, हर सेशन में इसका एक काम है। मुझे लगता है कि इसको पॉलिटिक्स में रहना नहीं चाहिए, लेकिन अब लगता ये ये साहब ये है कि आप कैसे कह सकते हैं, ये उसका निर्णय है साहब। वो नहीं नहीं इस फ्रीडम पे ऑफ नहीं प्रोफेशन। नहीं सर, ये बात नहीं है। आप ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बीजेपी वाले आपके घर प्रदर्शन करने आ जाएंगे अगर ये चला गया तो। आपको मैं जानता हूं आप जो है बीजेपी से नाराज है, मुझे लग रहा है ऐसी बात करके आप जो कह रहे हैं। देखिए मैं ये जो है मैं आपकी तरफ कर दूं बातचीत। ये उन्होंने कहा कि हमने ये माना कि तिब्बत चीन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए ये उनकी घरेलू समस्या है। जब उनको कहा, ये नेहरू जी का लेटर है, मतलब इससे पहले बहुत बढ़िया लेटर तो उनका था पटेल साहब का, लेकिन नेहरू जी ने जो कह दिया उसके बाद उनके नाती को कुछ कहने की जरूरत नहीं है भैया, वो खुद जाके पढ़ लो उसको। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि चीन भारत के साथ दोस्ती का इच्छुक है, और मुझे ये अप्रमाणित बात है, ये रिकॉर्ड है साहब उनकी डेट, अगर आप कहेंगे मैं डेट बोल देता हूं। मुझे लगता है ये अप्रमाणित बात है कि चीन समूचे तिब्बत पर कब्जा कर लेगा, इसकी कोई संभावना नहीं, इसकी उम्मीद नहीं है। और वो कह रहा है कि आने वाले समय में, मेरा मानना है आने वाले समय में चीन की तरफ से किसी सैन्य हमले की आशंका लगभग असंभाव्य है। मेरे निष्कर्ष का आधार कई वैश्विक कारणों पर टिका है। शांति काल में ऐसा कोई हमला विश्व युद्ध को आमंत्रण देगा। चीन आकार में भले ही बड़ा हो, लेकिन बेडब है, वो भारी हमले की स्थिति में बिल्कुल सुरक्षा नहीं होता। इसीलिए मैं भारत पर चीन के किसी बड़े हमले की संभावना को खारिज करता हूं। ये साहब ये उसके जवाब में है, जबकि देश का उप प्रधानमंत्री कह रहा कि वो हम पे हमला करने वाला है, ये उन्होंने कहा है। तो दरअसल चीन को लेके मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसा इसमें क्या है, क्यों मतलब क्यों वो उसको लेकर कि उसके बाद 2008 में आप समझौता करते हो, आप 62 में हारते हो, उसके बाद जो चीन ऑक्साई चीन उसको मिल जाता है, उसके बाद वो आपके खिलाफ लगातार हर जगह, और इसी में लिखा हुआ है, वो जो लोग कहते हैं ना सुरक्षा परिषद वाला, वो उस लेटर में उन्होंने लिखा है, पटेल साहब ने कहा है कि ये क्या किया। ये लेटर बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन कोई मुझे लगता है और कोई पढ़े ना पढ़े, मैं ये किताब खुद चाहूंगा कि मैं खुद किसी कांग्रेसी को दे दूं कि साहब राहुल जी को दे दो। राहुल जी पढ़ते धीरेन्द्र थोड़ी है, राहुल जी केवल कार्ड जो उनको बना बना के दिए जाते हैं वो पढ़ते हैं। धीरेन्द्र जी, प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जब ये बाहर निकले तो मीडिया तो हमेशा इनको गचने के लिए तैयार रहता है
कि इनके श्रीमुख से कुछ और नई चीज निकले और हम ब्रेकिंग करके चलाएं। तो इनसे पूछा गया कैसा रहा प्रधानमंत्री का भाषण, तो कह रहे हैं कि चीन का तो नाम तक नहीं लिया उन्होंने, एक शब्द चीन को नहीं बोले। और अगले दिन अमित शाह ने, मतलब वो इतनी तैयारी के साथ आए थे, और राजीव गांधी फाउंडेशन को जिस तरीके से चीन की तरफ से पैसा मिल रहा था, फंडिंग हो रही थी, उस पर जो कार्रवाई की गई है उसके सारे चिथड़े उड़ा करके रख दिए और बार बार चीन का नाम लिया उन्होंने। और एस जयशंकर भी पूरी तैयारी से आए थे। वो 67 से लेकर के चले थे कि 67 से लेकर के, और जब तक आपने उनको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित किया, जिस पर सेना के एक ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि भाई आप डिप्लोमेट हो, आप ही बताओ, जो चीन हम पर अटैक कर चुका और जो नित नई साजिशें रचता है, वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे हो सकता है? तो बोला डिप्लोमेट होते हुए मैं भी यही कह रहा था उनसे कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि ये कैसे कर लिया इन्होंने। बोला कि लेकिन फैसला तो कहीं और से हो रहा था। तो वो तो जयशंकर, वो आप आपके क्या बोलते हैं, जयराम रमेश, तो उनका तो नाम ही, उन्होंने तो चिंडिया बनाया था, चिंडिया। हाँ, इंडिया इंडिया एक एक चीज बहुत बेहतर तरीके से मुझे दिख रही थी कि गजब था, एक एक चीज का फैसला गजब था। वो शब्दों का चयन कितना बेहतर कि घर का ट्यूशन लिया जाएगा, हमको नहीं बुलाया गया था ओलंपिक में, सब कुछ एक श्रद्धेय हुए उसकी तरह दिख रहा था। मैं दरअसल उन्होंने एक, उनको ये लग रहा था कि ये बोलेंगे नहीं, लेकिन जिस तरह के प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि विश्व के किसी भी नेता, दरअसल मैं ये बात मानूंगा, बहुत सारी चीजें मैं कई बारी चीजों में मुझे लगता है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की सारी चीजों को उस तरह नहीं देखता, लेकिन कुछ चीजें तो इतनी बेहतर है कि वो उस समय जब उनको सबसे ज्यादा उत्तेजित किया जाता है तब वो सबसे शांत होते। आप ये सोचिए, उन्होंने कहा कि जवाब, वो चाह रहे थे कि ये बोलेगा नहीं, ये सब नहीं करेगा और पर्सनल उसको वो उत्तेजित कर देंगे, तो उसने किया क्या कहा, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने नहीं कहा। इससे ज्यादा सीधी बात क्या हो सकती है, क्योंकि आपको कूटनीतिक दुनिया में रहे हैं, आप तो यार ऐसे परिवार में रहे हैं, आपको मालूम है, इसके अलावा इससे कड़ा शब्द नहीं हो सकता जो उन्होंने कह दिया, क्योंकि राजनीति में मतलब विश्व की कूटनीति में नाम नहीं लिए जाते। कूटनीतिक भाषा होती है भाई, इनके लिए सीखने का अवसर है ये। ऐसे थोड़ा होता है कि आप नाम लेंगे किसी का, नहीं, उनको मालूम है। दरअसल वो उनके सलाहकार जो पहले उनको थोड़ी बहुत सही सलाह देते थे, मुझे ऐसा लगता है ओंकार सर, उन्होंने ये मान लिया कि इसको जब ऐसे ही जाना है तो इसके पीछे चल के नारे लगाओ। भाई जब राजा ने ये तय कर लिया कि हाँ ये जो ड्रेस है इस पे सोने के मोर दिख रहे हैं, इस पे वो देख रहे हैं, और जो भी जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो मूर्ख है, तो तब से सारे लोग उस ड्रेस पे मोर और हिरण ही देख रहे हैं। जब से मोदी जी ने एक नया प्लान इनको दे दिया कि साहब ये जो राहुल गांधी जी हैं ये बहुत अच्छा आइडिया इनके पास रहता है, तब से उनको लग रहा है कि अगर राहुल गांधी का असली आइडिया हमने तारीफ नहीं की, जयराम रमेश को लगता है, तो फिर हम जो है किसी काम के नहीं है, हमको मूर्ख मान लिया जाएगा। तो तमाम लोग हैं, आप देखेंगे अब जो राहुल गांधी की वाह वाह करते हैं, देखिए हर पार्टी में एक इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, मुझे लगता है कि नेताओं के भाषण रहते हैं, सर्वोच्च रहते हैं, लेकिन फिर भी एक आइडिया लेने की परंपरा होती है। मुझे लगता है पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने ये बंद कर दी है, नहीं तो कोई समझदार आदमी जरा सा भी होता वो ये कहता कि साहब ऑपरेशन सिंदूर पे आपको स्पेशल सेशन में बोलना क्या है पहले वो तय कर लेते हैं, और सरकार हमको क्या जवाब देगी और हम उसका अपने पॉलिटिकल एराना में क्या इस्तेमाल करेंगे। आप इतने एक्सपोज हुए हैं क्योंकि सरकार ने कोई नया नहीं बताया, सरकार ने आप ही का भूस भरा, क्योंकि वो सरकार कोई बता ही नहीं सकती कि हमारे कितने गिरे, क्यों बताएंगे भैया, ये तो एक तरह से जासूसी होगी ना, स्पाइंग, कि हमारे कितने प्लेन गिरे, हमारे कहां कहां गिरे। उन्होंने जो कहना था कह दिया, वो उससे 1 इंच आप देख लीजिए, जो ये सब बोले हैं उसमें नई सूचना। बस एक और बहुत बढ़िया मुझे उनका, चूंकि अमित शाह तो मैं अब 2 ही नेचुरल ऑरेटर इनमें बने, बीजेपी में भी आप देखिए तो एकदम क्या बेहतर तरीके से अमित शाह, मतलब वो मोदी फिर भी कोई लाइन छोड़ देते हैं,
अमित शाह कुछ नहीं छोड़ता। अमित शाह ने कहा कि भाई इन लोगों को, कि मैं जब महादेव के बारे में बता रहा था, ऑपरेशन महादेव के बारे में, तो मुझे लग रहा था ये तो खुशी की बात है ना भाई, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इनके तो मुंह लटक गए। देखिए इससे ज्यादा और आप क्या कहलवाना चाहते हैं? देश का गृह मंत्री कह रहा है विपक्ष को कि पाकिस्तानी आतंकियों के मरने से आपके मुंह लटक गए। वो अखिलेश यादव को बीच में ठोकते हुए पाकिस्तान से बात होती है क्या? दरअसल मैं ये मानता हूं कि कोई भी अगर वाकई किसी को एकदम ये कहा जाता है ना कि अपने शत्रुओं के प्रति कोई किसी किस्म का कोई मोह नहीं होता, कोई दया भी नहीं होती, तो अमित शाह जब बोलते हैं तो वो उसी अंदाज में बोलते हैं। मैंने तो देखा है कि उनसे जो जितना ज्यादा होता है उससे ज्यादा तरीके से प्रधानमंत्री भी कई बार छोड़ देते हैं, प्रोटोकॉल देख के, कुछ चीजें देख के, वो नहीं छोड़ते। और मुझे लगता है कि अब एक नया इस सदन की खोज जो है इस बार एस जयशंकर है। धीरेन जी, मुझे लगता है कि बीजेपी में एक हायरार्की भी है और नए नेतृत्व को तैयार करने की एक जिजीविषा भी है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बोलते हैं वैसा तो अभी कोई भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। और अमित शाह ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पर जब 370 हटा रहे थे और 35 से हटा रहे थे, तब का भी भाषण देख लीजिए, 3 तलाक का भी देख लीजिए, एनआईए वाला संशोधन वाला भी देख लीजिए, वक्फ पर भी देख लीजिए, दिल्ली के लिए जो कानून लेकर के आए थे, संशोधन हुआ था, उस समय का उनका भाषण उठा कर देख लीजिए या अब का देख लीजिए। कमाल का बोलते हैं, कमाल की तैयारी होती है, तथ्यों के साथ बोलते हैं, सामने वाले को ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन बीजेपी में एक नया नेतृत्व तैयार हो रहा है, निशिकांत दुबे के रूप में, अनुराग ठाकुर के रूप में। ये एक संबित पात्रा को मत भूलिए, बहुत अच्छा भाषण। संबित पात्रा यस। तो हालांकि मुझे निशिकांत बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ निशिकांत जो है नेहरू गांधी फैमिली पे पीएचडी कर चुके हैं। आप चलते चलते आप देखिए, हमारे जब ऑपरेशन महादेव हुआ और पहलगाम वाले मारे गए तो आपने मायूसी देखी। और आज जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कह दिया कि साहब इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, द इंडियन इकोनॉमी इज डेड, मोदी किल्ड इट, नंबर 1 अदानी मोदी पार्टनरशिप। ये इनका ऐसा ऑब्सेशन है, जो कुछ भी हो जाए मुझे लगता है कि ये जीवन भर इनके साथ रहेगा। नंबर 2 डीमोनेटाइजेशन एंड फ्लॉड जीएसटी। डीमोनेटाइजेशन के बाद तो जनता ने रिवॉर्ड किया मोदी को। फिर नंबर 3 फेल्ड असेंबल इन इंडिया। ये फेल्ड असेंबल इन इंडिया आप जो है अभी इसी महीने जो आपके आईफोन की जो डिलीवरी है वो चाइना से अधिक हुई है, यूएसए को, भारत से। MSMEs wiped out, farmers crushed. Modi has destroyed the future of India's youth because there are no jobs. उसी तरह दूसरी तरफ मायावती ने स्टेटमेंट दिया है, उसका मायावती का स्टेटमेंट आया है और उसमें वो प्रेसिडेंट ट्रंप का विरोध करके सरकार का समर्थन किया है, देख लीजिए जी। उनका देखिए, बात ऐसी है, जब कोरोना काल में ये कुछ अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ करके इंटरव्यू करते थे, उन इंटरव्यूज का कुल मिलाकर के ध्येय क्या था, हेतु क्या था? वो ये था कि एक दहशत का वातावरण, एक इनसिक्योरिटी का वातावरण देश के भीतर पैदा किया जाए, युवाओं को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मोदी सरकार के खिलाफ भड़काया जाए, एक ये वातावरण बनाया जाए कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, लोगों के रोजगार छिनने वाले हैं और जो छोटे लघु सीमांत उद्योग हैं वो बर्बाद होने वाले हैं, कृषि सेक्टर बर्बाद होने वाला है, यानी एक वातावरण बनाओ। क्या हुआ? कोरोना का सबसे बुरा प्रभाव विकसित देशों पे पड़ा, दूसरे देशों पे पड़ा, हमारे यहाँ इकोनॉमी फिर भी संभल गई। और ये डोनाल्ड ट्रंप तो पता नहीं खैर आजकल कौन सा नशा कर रहे हैं और किस तुनक मिजाजी में हैं। जब से वो नूर खान एयरबेस और सरगोधा और किरणा हिल्स पर
अटैक हुए हैं तब से मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से हिल गए हैं, और तब से उन्होंने बैक गियर में जो है अपनी गाड़ी चलानी शुरू की भारत को लेकर के। एक तरीके से चिढ़ सी है वो दिखाई दे रही है। लेकिन इनको क्या हुआ भाई, आप जिस तरह की बातें करते हैं आप तथ्यों को नकार सकते हैं क्या? 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, हमारा विश्व में जो आर्थिक दृष्टिकोण से स्थान था वो 10वें 11वें स्थान पर था। वो आज फोर्थ 11वें पे लार्जेस्ट 11वें पे था 11वें पे था, वहां से वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पर ले आए हैं। आप हवाई अड्डे देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आप रेलवे का विकास देख लो, गरीबी की रेखा से ऊपर आने वाले लोगों का मतलब लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हर चीज के लिए तो लंबी लंबी लाइनें लगती थी। टेलीफोन बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, कहीं आपको टिकट बुक कराना है, रेलवे के लिए भी जाना है तो 3-3 लाइनें विंडो पर लगी हुई रहती थी। आजकल सब कितना आसान हो गया है, तो ये सब दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात, ये जीएसटी की बात करते हैं, ये विमुद्रीकरण की बात करते हैं। एक मजाक चला था बीच में, उसमें कहा गया था कि जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद से पाकिस्तान के हाथ में भी कटोरा आ गया और यहाँ कुछ विपक्षी दलों के हाथों में भी कटोरे आ गए। और जो जीएसटी कलेक्शन है संजय जी, वो तो सबके सामने है भाई, आपके सामने भी है। 2 लाख करोड़ से ऊपर तक गया है जीएसटी का कलेक्शन। आप जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता करके अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं, या और ये कहना कि साहब यहाँ तो केवल असेंबलिंग हो रही है। तो असेंबलिंग तो चाइना में भी हो रही थी। चाइना में कौन सा वो सारे के सारे पुर्जे खुद चाइना वाले तैयार करके असेंबल कर रहे थे, बना रहे थे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए हैं और कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है, तो इनको बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह। और कल तक क्या कह रहे थे, अभी धीरेन्द्र जी ने कहा कि कूटनीति की एक भाषा होती है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी यही कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो। भाषा उनकी कूटनीति की थी, कहा उन्होंने वही है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम 30 बार झूठ बोल चुके हो। अगर अगर इन्हीं के बारे में नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था ना कि ये ट्यूबलाइट जरा देर से जलती है, तो वही हाल है इनका। ये समझ करके भी नासमझ बनने की कोशिश करते हैं। और मैं तो वही कहूंगा, इन्होंने अच्छी खासी एक पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जी धीरेन्द्र जी। जी, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि दरअसल बिहार के चुनाव के लिए जिस तरह से सोच रहे थे कि हम लोग इस लोकसभा का इस्तेमाल करेंगे, इस सेशन का इस्तेमाल करेंगे, वो पूरी तरह फेल होता हुआ दिख रहा है। देखिए, एसआईआर अब इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि वो 65 लाख उस पर जो है आज हमारे जो सबसे बड़े चुनाव एक्सपर्ट हैं, जो पंचायत चुनाव बिहार से हैं, योगेंद्र यादव जी, उन्होंने फिर अपने अखबार में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा और बताया कि किस तरह से ये खत्म हो जाएगा। मतलब वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में एसआईआर से जो नाम कटेंगे, किस तरह से ये चुनाव का मतलब खत्म हो जाएगा। तो जो एक उनको उम्मीद थी कि सरकार इन दोनों इश्यू पर बहस नहीं करेगी और हम लोग एसआईआर को लेके अपना प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पे बनाने में कामयाब होंगे, वो सब खत्म हुआ। इसके बाद मैं फिर बार-बार ये आप भी वैसे जयशंकर के रास्ते पे चल रहे हैं। आप योगेंद्र यादव जी कह करके संबोधित कर रहे हैं। वो मुझे हमेशा उनको इसलिए मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मेरे जितने भी सीनियर थे वो कहा करते थे कि देखो, चुनाव की अगर भविष्य वो समझना है सेफोलॉजी, तो इससे समझो। और मैं जब भी उनको समझ के बोलने लगता था, हर बार गच्चा खा जाता था, क्योंकि साला बुरी तरह उल्टा हो जाता था पूरा नतीजा। तो फिर मुझे बाद में समझ में आया कि मेरे सीनियर्स ने मुझे तरीके से समझाया कि जो ये कह रहा है वो मत बताना, बस उसका उल्टा होगा। तो वो फिर मैं समझ पाया। तो इसीलिए दरअसल
पूरी बहस आप देखिए, दोनों दिन की, 40 दिन की, क्योंकि संसद की वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बहस, मैं फिर कहता हूं कि जो भी आदमी यकीन करता है उसको संसद के उस पर देखिए। अच्छा, एक और बड़ी चीज है, आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बाहर बोली गई भाषा और यहां उसके बीच में एक बेहतर समन्वय आपको दिखेगा, जबकि ये एक पॉलिटिशियंस की भाषा यही होती है कि वो जानता है मैंने जो कहा वो मेरे समर्थकों को उलझा ना दे। दरअसल आप इतनी टाइट रोप पे थे इस सेशन में, विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा था, वो इतनी टाइट रोप पे था कि वो जरा सा होता नीचे गिरता, वो सेना को कुछ नहीं कह सकता, सुरक्षा बलों को कुछ नहीं कह सकता, जो बेचारे जिनके साथ हुआ इस तरह का उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, और इन सबसे मिलकर ही तो सरकार बनी है, तो वो सरकार को भी कुछ नहीं कह सकता। तो वो जो व्यक्तिगत हो रहे थे उससे कोई बहुत मैसेज नहीं जाता। लोग इस बात का फैसला दे चुके, फैसला कर चुके कि भाई ये देश जो है, देखिए अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में कौन आदमी होगा जो इतने बड़े, मतलब हमने जो ऑपरेशन सिंदूर देखा है और पूरी दुनिया के लोगों से जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, आप भारत सरकार को छोड़ दीजिए, आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज से देखिए, ये कह चुके पाकिस्तान इस अगर 2 दिन और पाकिस्तान रहता तो पाकिस्तान नहीं रहता युद्ध में, ये सब चीजें कह चुके। तो पूरी दुनिया में है, जनता युद्धों में जीत का जश्न मनाती है, भले कितने बड़े नुकसान हुए हो, और जनता हार पे कभी बर्दाश्त नहीं करती। इस देश की जनता ऑपरेशन सिंदूर पे सड़क पर निकल के उछल के खुश थी, वो सड़क पे नाराज थी मोदी से क्योंकि रोक दिया, क्योंकि उनको ये था कि यही वापस ला सकता है। अब आप ये देखिए कितना कल बड़ा वो था कि किस तरह उन्होंने कहा कि यार आप पीओके पे बोलने का हक ही नहीं है आपको, इस तरह के सवाल आपने सुने हैं, क्योंकि वो लगातार उन्होंने बाकायदा उसके साथ साबित किया ना, ये तो रिकॉर्ड है। अब देखिए, जिनको ये लिखना है कि राहुल गांधी ने सदन में धो दिया या राहुल गांधी ने सदन में कर दिया, तो वो तो करेंगे और उनकी क्लिप जाएगी, उनकी क्लिप से फिर वो मिलेगा फॉल्सूट। क्योंकि देखिए सेम मैं इसलिए भी कई बार देखता हूं कि नेहरू जी की कंटिन्यूटी है। नेहरू जी की जो फॉरवर्ड पोस्ट पॉलिसी थी ना 62 में, वो उनकी इसी तरह थी, क्योंकि उनको जो उनके आसपास बैठे हुए बता रहे थे कि तुम दुनिया के सबसे महान फॉरेन मिनिस्टर हो, उसी तरह से देश में इस समय सबसे बड़ा लीडर एक ही लीडर है, क्योंकि वो सीधा कहता है भाई तू कौन है, मोदी को वो डरता है, मुझसे डरता है, उसमें दम नहीं है, सब चीजें हैं वो। अरे कोई अखाड़े में थोड़ी कुश्ती लड़नी है। मतलब आप तो मुझे चलिए, बताओ, अगर ऐसे हो तो मोतीलाल वोरा जी को आपने इतने दिन तक रखा भाई, इस उम्र तक बेचारे वोरा जी सेवा करते रहे, आपकी तो आइए पार्टी। आज की चर्चा को अब विराम दें। जी सभी दर्शकों को धन्यवाद करते हुए और ओंकार जी को, धीरेन्द्र जी को धन्यवाद करते हुए चर्चा को विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।